हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC लखनऊ से है। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन या ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के सापेक्ष सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में आपको वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी से छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम आज जानकारी लेंगे, जैसे कि आपको पेमेंट डिटेल्स कैसे फिल करनी है, कहाँ से लेनी है, क्या फिल करना है, कहाँ फिल करना है, क्या इसमें फ़ीस जमा करना है, विभाग संख्या में क्या फिल करें, शैक्षिक प्रमाण पत्र किस समय के वैलिड होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब तक के मान्य हैं, क्या सभी पदों के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है, यदि आवश्यक है तो किस फील्ड का होना चाहिए, क्या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर किसी प्रपत्र में गलती हो जाए तो क्या करें, CITS सर्टिफिकेट नंबर कहाँ और कैसे फिल करें, और चयन प्रक्रिया क्या है। पूरा जो आपका CITS इंस्ट्रक्टर की जो चयन प्रक्रिया पूरी है, फॉर्म भरने से लेके इंटरव्यू हुआ आपका फाइनल सिलेक्शन तक, क्या पूरा प्रोसेस होना है, किस तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्या इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किस प्रकार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू कब तक होगा, इस तरीके की सभी जानकारी को हम आज की इस वीडियो में लेंगे। हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि सर्वप्रथम आप कैसे जानें कि आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ITI इंस्ट्रक्टर के लिए। उसमें कई पोस्टें थी, लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सभी पोस्टों के उनके क्या रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको। आपके हर पोस्ट के रिगार्डिंग आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसको जान सकते हैं प्रीवियस वीडियो देख के। अपना प्रपत्र कैसे डाउनलोड करें, पूरा अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। प्रपत्र को कैसे अच्छे से भरें, पूरी डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की है। पोस्ट के अकॉर्डिंग शैक्षिक अनिवार्य योग्यता क्या है, ये भी हमने बताया है कि किस पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या अधिमानी अर्हता है, इस प्रकार की सभी आपको आवश्यक चीज़ें बताई हैं। आज की भी इस वीडियो में हम आपको पूरा तरीके से बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगनी है, सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कैसे करना है, इस तरीके की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए कि पेमेंट फीस डिटेल कैसे फिल करें। देखिए, सबसे पहले आपको अपने प्रपत्र में फ़ीस डिटेल फिल करनी है। तो यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो यदि उसके बाद उसका एप्लीकेशन आपके पास है, भरा हुआ फॉर्म आपके पास है PDF फॉर्म या जैसे भी प्रिंट में, तो उसमें आपका डिटेल फीस डिटेल लिखा होगा। यदि है तो फिल कर दीजिए, आपके पास फॉर्म है तो फिल करिए, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है क्या इसमें फ़ीस जमा करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक होते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे फिल कर लिया जाता है, और आपको DOB और अपना जो भी आपकी मेल फीमेल अपना है, इस तरीके जेंडर अपना फिल करके, कैप्चा कोड फिल करके आप अपना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं ऊपर आप उसी पेज पे देखेंगे कि उसी पेज पे आपको दिखाया गया है कि जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसीजर था। देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर लेंगे, उसके आगे आपका नाम आ जाएगा, आप किस जेंडर, सारी चीज़ें डिटेल्स आ जाएंगी। फिर इसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे अपना DOB आपको भरना है, जेंडर भरना है, कैप्चा कोड फिल करना है और डाउनलोड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका डिटेल आप क्लिक करके अपना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट इसलिए कन्फ्यूज है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फ़ीस के लिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, अगर आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए लिंक पे अपना क्लिक करके अपना पेमेंट डिटेल्स अपडेट करके इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी का अपडेट नहीं है, आपने पेमेंट किया था और किसी कारणवश आपका पेमेंट अपडेट नहीं हो पाया था, तब आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ीस डिटेल, जो आपके पास डिटेल्स हैं, उसको फिल करके अपनी फ़ीस डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये फ़ीस डिटेल आपकी 102 दिन लग सकता है आपको फ़ीस डिटेल अपडेट होने में, तभी आप इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट का इंटरव्यू लेटर जो प्रपत्र है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उनकी कंडीशन यही है कि अपना फ़ीस डिटेल अपडेट करेंगे तभी वो अपना एडमिट का प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए ये सभी के लिए नहीं है, आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। जिसने भी फ़ीस पेमेंट किया है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपने फ़ीस पेमेंट की डिटेल आपके पास है तो फिल करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, इसमें पूछा गया विभाग संख्या क्या फिल करें। अब विभाग संख्या आपका काम नहीं है, विभाग संख्या आयोग फिल करेगा, आप इसके लिए परेशान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, विभाग संख्या आप लोग को नहीं फिल करना है। विभाग संख्या के लिए आपको जैसे ही आप
लॉगिन करेंगे पोर्टल में, जैसे ही आप इलेक्ट्रीशियन आप जिस भी ब्रांच के लिए, जैसे पहला पोर्टल जब खुलता है तो उस पर पूरी ब्रांच लिख के आती है, उसी में आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि विभाग संख्या बिल्कुल ब्लैंक छूटा हुआ है, तो आपको उसमें विभाग संख्या में कुछ भी नहीं फिल करना है, आप विभाग संख्या को खाली रहने दें। शैक्षिक प्रमाण पत्र किस समय के वैलिड होंगे? देखिए इन्होंने पूछा है कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, जैसे कई कैंडिडेट्स ने पूछा है कि कब तक के वैलिड होंगे, हमने 2016 के बाद अगर ITI पास किया है या डिप्लोमा पास किया है तो क्या हम लगा सकते हैं, यदि हमने ग्रेजुएशन पास किया है तो क्या हम लगा सकते हैं, इस प्रकार के क्यूरीज आई थी। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, देखिए आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अधिमानी अर्हता, अभ्यर्थियों को पद के सम्मुख उल्लिखित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता आवेदन तिथि तक अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। आवेदन तिथि तक ध्यान रखिए, आपने जो अप्लाई फॉर्म है डेट स्टार्ट हुई है उस डेट तक आपको अपने सभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि थी 28/11/2016। इस डेट तक आपके जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यदि आप क्वालिफाई थे तो आप लगा सकते हैं, चाहे आपका CCC हो, CITS हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यदि 2016 तक के कंप्लीट हैं तब आप उसको लगा सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2016 से ही, उससे पहले से वर्किंग में हैं और अभी तक वर्किंग में है, तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अब तक का, वर्तमान समय तक का बनवा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपने 2013 से किया है 2016 तक का बनवाएंगे या 15 से किया है सिर्फ 2016 तक का। आप बस ये देखेंगे कि आपके लिए जो मांगा गया है एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया, तो आपका 2 साल का कंप्लीट हो रहा है कि नहीं 2016 तक, या 1 साल का मांगा गया है तो 2016 तक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नेसेसरी है। अदरवाइज और ये नेसेसरी नहीं है कि आपका कैसा हो क्या हो। और ये बात का ध्यान रखेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है शैक्षिक का हो या किसी अच्छे औद्योगिक संस्थान का हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके नोटिफिकेशन में जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्लियरली मेंशन है। देखिए 24 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। आपका जो भी अनुभव है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुभव प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान का होना चाहिए, या आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, या फिर अनुभव जो है प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान मतलब किसी अच्छी इंडस्ट्री से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने फेक बनवा लिया है, किसी ऐसे जो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है उसका आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका किसी रजिस्टर्ड कंपनी से ही अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तभी वो आपका वैलिड होगा, इस बात का ध्यान रखें। और सभी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यवसाय में 50% पद, सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी भरे जाएंगे। 50% पद प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि धारक अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। अधिमानी अर्हता है ये, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहीं भी एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है। अधिमानी अर्हता में मांगा गया है सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, जिसे CITS बोलते हैं, यदि आपके पास है, ये अधिमानी अर्हता है, इस बात का आप ध्यान रखें। NIELIT पूर्ववर्ती डोएक सोसाइटी ऑफ इंडिया या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC प्रमाण पत्र। देखिए आप कई कैंडिडेट्स ने पूछा था कि आपका CCC 2016 के बाद का है, तो देखिए वो वैलिड नहीं होगा। यदि आपने 2016 से पहले का आपका CCC है तो वैलिड होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वह 28/11/2016 से पूर्व की होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के इस जो भी पद के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। इस बात का क्लियरली मेंशन रखें अपने पास, क्लियर रहें इस चीज़ को लेके, कोई भी कन्फ्यूजन अपने पास ना रखें। आपको मैंने ये दोनों चीज़ ये क्लियर कर दिया है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब ये क्या है कि क्या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? देखिए अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका एज ए ट्रेनी सर्टिफिकेट होता है, एक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन बताया नहीं गया है कि अप्रेंटिस काउंट करेंगे कि नहीं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि अप्रेंटिस। आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप वैलिड हैं। अगर किसी प्रपत्र में गलती हो जाए तो क्या करें? देखिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्रपत्र फिल कर रहे हैं, यदि प्रपत्र को फिल करते समय कोई गलती हो जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो आपको क्या करना है कि आपने जो प्रपत्र डाउनलोड किए हैं उनको आपने फिल किया, फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो उस पेज को रिप्लेस कर दीजिए, दोबारा डाउनलोड कर दीजिए। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे अपना नाम पद लिखा या आपका नाम लिखा, आपने अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा, हिंदी में आपने लिखा, अगर कोई गलती हो गई आपसे तो इस प्रपत्र को रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा प्रपत्र यूज़ कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आपका एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट का ही चार्ज लग जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस कटिंग से या आपने जो भी ओवर राइटिंग हो उससे बचें। बिल्कुल क्लियरली साफ़ सुथरे भरे हुए प्रपत्र को ही अपने आयोग के लिए भेजें, इस बात का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे विभाग संख्या लिखा हुआ है, आपको ये फिल नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसके लिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या है। आप लोगों ने जो भी कमेंट में सवाल पूछे थे, मैंने उन सभी सवालों को एक जगह कलेक्ट करके आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था CITS सर्टिफिकेट नंबर कहाँ और कैसे भरें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि CITS सर्टिफिकेट जो है आपका अधिमानीय अर्हता है, ना कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपको प्रपत्र में दिखा देते हैं कि आपको कहाँ फिल करना है, कैसे फिल करना है। इस चीज़ का जो आपको कन्फ्यूजन है आप बिल्कुल क्लियर रहें। देखिए सबसे पहले आप इस प्रपत्र को भर लेंगे। यहाँ पे आपका क्या नेम है इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। जैसे आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो लिखना है। यहाँ पे अपना हिंदी में अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में आपका नाम लिखा हुआ होगा। आपका जो पूरा एड्रेस है उसको यहाँ फिल करना है, अपना सेम एड्रेस यहाँ भी फिल कर सकते हैं। आपका जो DOB होगा अंकों में लिखा हुआ होगा, आपको शब्दों में लिखना होगा। अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, इस तरीके से आपका ये मैं पूरा प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को अपने से भर लेंगे। अब देखिए आपको CITS का भरना है कि कैसे आप कहाँ दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी सभी शैक्षिक योग्यताओं को दिखाना है। जैसे आपने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा को आपको यहाँ दिखाना है। ITI डिप्लोमा जो भी है आपका डिग्री है उसको यहाँ मेंशन करना है। और आपको उनके सब्जेक्ट लिखने हैं। जैसे कि आपका डिप्लोमा ITI में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर वाइज है, या बीटेक में सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट हैं, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको उन सबको नहीं लिखना है, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स का शॉर्टकट लिख देना है। आप उसको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं। शॉर्टकट सभी सब्जेक्ट के होते हैं, आप उनको लिख देंगे यहाँ पे। जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं, या जैसे कि जिसका सेमेस्टर और लास्ट ईयर का सेमेस्टर के सिर्फ पेपर सब्जेक्ट लिख देंगे तो उससे उनका काम चल जाएगा। यहाँ पे जो भी ग्रेडिंग है उसको लिख लेंगे। किस ईयर में पास आउट हुआ है आपने, क्या परसेंटेज थी आपका, क्या प्राप्तांक परसेंटेज है, क्या आपका सर्टिफिकेट नंबर है, और यदि कोई आपके पास विशिष्टता है जैसे ऑनर्स है या कुछ भी इस तरीके की विशिष्टता है तो आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। आपने खेलकूद में कुछ पार्टिसिपेट किया तो उसका फिल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कैंडिडेट्स की ये क्यूरी थी कि जो उनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके, उसको कैसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका पदनाम या नियुक्ति का रूप है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या पदनाम था, वेतन लिख देंगे, सेवा योजना का पूरा विवरण लिख देंगे, प्रवेश तिथि और नियुक्ति स्थान। इस तरीके से आप इसमें नियुक्ति स्थान लिख देंगे। आपने छोड़ा नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अगर आप अभी भी वर्किंग कर रहे हैं तो आप इसको कुछ नहीं भरेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको CITS का फॉर्म फिल करना है कि CITS की इन्फॉर्मेशन कहाँ इंटर करनी है। तो यहाँ पे आपको अधिमानी अर्हता में यहाँ पे CITS ऐसे लिख के आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा ITI जो भी आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे CITS आप यहाँ पे लिख के उसका सर्टिफिकेट नंबर इंटर लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहीं लिखना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बैंक डिटेल आपको यहाँ फिल करनी थी, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं होगी आपको। इसी प्रकार देखिए सिर्फ यहीं पे पूछा गया है इस बारे में डिटेल, बाकी और कहीं नहीं पूछा गया है। बाकी सभी जगहों पे आपके शैक्षिक डिटेल्स पूछे गए। देखिए शैक्षिक योग्यताएं पूछी गई हैं। जो व्यक्ति किसी कार्यालय में कार्य कर रहा है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके पास है, जो भी कैंडिडेट्स है अपना डिटेल यहाँ पे लिखेगा, कब से कब तक, यदि उन्होंने जब तक वर्किंग किया है वो डेट लिख सकते हैं कब से कब तक, और यदि अभी भी वर्किंग में है तो वो वर्तमान लिख देंगे। यहाँ पे वर्तमान समय में कार्यरत भी हैं तो वर्तमान लिख सकते हैं। इस प्रकार अपना डिटेल लिख देंगे। और इन सब में आपको ये एप्लीकेबल अगर नहीं है, जिसके लिए एप्लीकेबल है एप्लीकेबल रहेगा, जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं उसको नॉट एप्लीकेबल NA लिख देंगे। इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे इसको। इसी प्रकार आपने सभी डिटेल्स सभी जगहों पे फिल कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की असुविधा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब देखिए अगली असुविधा ये थी कि इसमें डिटेल कैसे फिल करें। प्रपत्र 4 के अंतर्गत हम अपना डिटेल कैसे लिखें। जैसे प्रपत्र 4 है तो इसमें आपका हाई स्कूल का डिटेल हो जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट का हो जाएगा। आप इसमें हिंदी अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट है आप फिल कर लेंगे। और यहाँ पे आपका ITI या डिप्लोमा कोई एक चीज़ लगाएंगे। अगर ITI लगाते हैं तो ITI यहाँ फिल करेंगे, और डिप्लोमा लगाते हैं तो डिप्लोमा यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से लिख के फिर आपका देखिए आपके सभी सब्जेक्ट नहीं आ पाएंगे। यदि आपको लिखना है तो फाइनल अगर लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे कि सीधा
यहाँ पे फाइनल ईयर का कितना टोटल है, कितने नंबर आपको मिले हैं और कितने में से मिले थे, कितना परसेंटेज है, किस परसेंटेज को नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे आपका कौन सा डिवीजन था, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, श्रेणी जिसमें परीक्षा होती लगी हो, तो फर्स्ट सेकंड जो भी हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सभी सब्जेक्ट को लिखना अनिवार्य नहीं है, आप इस तरीके से फाइनल को सिर्फ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप उससे संबंधित अपने सर्टिफिकेट उसमें आप संलग्न करेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, उसका आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी जितने सब्जेक्ट आते हैं आप यहाँ पे फिल करते जाएंगे और उनके सामने इस तरीके से लिखते जाएंगे। और डिटेल में प्रपत्रों को जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आप कोशिश करूंगा मैं आज आपके कोई भी किसी प्रकार की क्यूरी ना रहे किसी भी कैंडिडेट्स की, ताकि आप सभी लोग, अभी समय नहीं बचा है, आपको 25 तारीख से पहले अपने सभी प्रपत्रों को अच्छे से फिल करके अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा के वहाँ पोस्ट भी करना है। फिर दशहरा भी छुट्टियाँ पड़ सकती हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग इसको क्लियर कर लें। अब नेक्स्ट है कि चयन प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया का एक बहुत ही पहले से ही इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसमें आप लोग, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करें अपने परसेंटेज लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। परसेंटेज आपका बहुत मायने रखेगा, इस बात को क्लियरली ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज फिल करेंगे अपने प्रपत्र के अंतर्गत, तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, इस बात को श्योर करें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, तो यहाँ पे आप अपना प्राप्तांक लिखेंगे और नीचे परसेंटेज लिखेंगे, तो इसको क्लियरली 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो जितना एक्यूरेसी आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 डिजिट तक, 2 डिजिट मिनिमम होता है, लेकिन 3 डिजिट तक अगर आपको लगता है जैसे 74.48 है तो आप 74.5 लिख दें, ऐसा नहीं करना है आपको। 489 होगा तो आप उसको 74.489 आराम से पूरा इजीली तीनों डिजिट तक का लिखिए, क्योंकि उसका मेन वेटेज यहीं पे है। जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर जो इनका है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन्हीं के आधार पे होनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि कैसे इन्होंने अपना प्रोसीजर बनाया है कि कैसे चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे है चयन का आधार, यहाँ पे क्लियरली मेंशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हाई स्कूल के जो भी परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगी। आपका जो ITI और डिप्लोमा में जो भी आपका परसेंटेज है उसका 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। डिप्लोमा उपाधि परीक्षा में प्राप्त अंक 20%, CITS प्रमाण पत्र वाले कैंडिडेट को 15%, इस तरीके से आपका आकलन किया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। इसी तरीके से आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसलिए अपने पूरे प्रपत्रों में जहां भी आपको अपनी डिटेल फिल करनी है बहुत ही क्लियरली अपने परसेंटेज, सब्जेक्ट, ट्रेड, ब्रांच जो भी है आप बहुत क्लियरली मेंशन करें, उसमें किसी भी प्रकार की कटिंग ना रखें। मैंने इसीलिए इस वीडियो को आपको बनाया है, क्योंकि मैंने फिर पहले भी बना रखा है, फिर भी मैंने इसको आपको क्लियर करने के लिए, ताकि आपकी छोटी सी गलती आपके लिए बहुत दिक्कत भारी पड़ सकती है। क्योंकि आपको देखिए यही एक प्रोसीजर है, आपका मौका है, आप एक अच्छा मौका है, पुरानी भर्ती है, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट अच्छा होगा तो आपको भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए जैसे अब नेक्स्ट है आपका स्टेज होगा साक्षात्कार का, मतलब इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 15% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो भी कैंडिडेट्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग उसके इन सभी परसेंटेज को जोड़ के उनका एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा। इस बात को आप लोग सुनिश्चित कर लें। और यदि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यदि कुछ लोग का 2 वर्ष 11 माह का है तो 3 वर्ष के समतुल्य नहीं होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर 2 वर्ष 11 माह है तो आपका 3 वर्ष के इक्विवेलेंट नहीं है। यदि 1 साल का मांगा गया है, आपको 11 महीने 10 दिन 5 दिन कुछ भी एक भी दिन अगर कम है तो आपका 1 साल का वैलिड नहीं होगा वो। आप लोग इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियों को बहुत क्लियरली ध्यान रखें कि जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यदि 2 वर्ष का पूरा कंप्लीट है या 1 वर्ष का पूरा कंप्लीट है तभी आपका वैलिड है। यदि 1 वर्ष 11 माह का है तो 2 वर्ष के लिए वैलिड नहीं होगा, या 11 माह 20 दिन का भी है तब भी 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए वैलिड नहीं होगा। यदि एक भी दिन आपके पूरे प्रोसेस के लिए एक भी दिन अगर कम है तो आपका वैलिड नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल क्लियरली मेंशन रखें, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग ना रखें। और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी त्रुटि लगे तो आप मुझे टेक्स्ट जरूर करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
और रही बात इंटरव्यू की, तो आप सभी लोग अपने आप को तैयार रखें। जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके, क्योंकि क्या हुआ है कि जो 2016 में आप लोगों ने अप्लाई किया था उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास क्लियरली नहीं हैं, इसलिए उन्होंने फिर से आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके अच्छे से उनका तैयार करेंगे डाटा तैयार होने के बाद उनको एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे किसकी परसेंटेज ज़्यादा है किसके कम है। आप लोगों ने देखा हो कुछ लोगों के परसेंटेज लिखे हुए आए हैं उसमें, तो इस तरीके से आपका पूरा डाटा तैयार किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो लगभग इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 महीना लग सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लगभग आपका जनवरी के आसपास आपको इंटरव्यू देखने को मिल सकता है या इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस देखने को मिल सकता है। और आप लोग की और भी कोई असुविधा हो कि इन टॉपिक से संबंधित कि अपना कैसे डाउनलोड करें, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें, जो भी आपकी इस तरह की कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए मेन कंडीशन ये है कि आप लोगों को कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। देखिए आपको सबसे पहले अपने पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, एक फ़ोटोग्राफ्स आपका प्रपत्र फर्स्ट में लगेगा और 1 या 2 फोटोग्राफ्स आप उसके साथ अटैच करके भेज दीजिएगा, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि उसमें लिखा नहीं है। देखिए लिखा नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसमें स्पष्ट लिखी नहीं है लेकिन आपको करना ही है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चारों प्रपत्रों को क्लियरली अच्छे से भर के, और आप लोग ध्यान रखें कुछ कैंडिडेट्स की क्यूरी थी कि क्या आप हर प्रपत्र के साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने, नहीं, चारों प्रपत्रों का एक सेट रहेगा, उसके साथ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, जो चारों प्रपत्र हैं उनके साथ ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट, खुद का सिग्नेचर किए हुए सेल्फ अटेस्ट रहेंगे, किसी गैजेटेड ऑफिसर से नहीं करवाना है, किसी से भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं कराना है। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पे खुद के सिग्नेचर करके अटेस्ट करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, चारों प्रपत्र अच्छे से भरे हुए, हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होने चाहिए जो भी आपके लिए अप्लीकेबल हो। बहुत से कैंडिडेट ने हाई स्कूल किया है फिर आपने ITI किया है, या हाई स्कूल किया है फिर आपने डिप्लोमा किया है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेबल हो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स वो लगाएंगे। CITS जो कैंडिडेट हैं वो CITS सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स आरक्षण चाहते हैं, OBC SC ST PH कैंडिडेट हैं, वे अपने आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट को लगाएंगे। जैसे OBC प्रमाण पत्र, सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जो भी आप आरक्षण संबंधित सर्टिफिकेट लगाएंगे बस इतना होना चाहिए कि ऑनलाइन वेरीफाई हो सके, यदि आपका पुराना हो या नया हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपका वेरीफाई हो सकता है तो ठीक है। SC ST कैंडिडेट हो, PH कैंडिडेट, और बहुत से कैंडिडेट ये भी कन्फ्यूज हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है आरक्षण संबंधित स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही वैलिड है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का लगेगा, विवाहित या अविवाहित दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थिति में। और निवास प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण चाहते हैं, चाहे आप जनरल के हों चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल का इसमें कंडीशन नहीं है, क्योंकि क्या है कि EWS इसमें अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए जनरल का तो इसमें प्रावधान नहीं है। लेकिन आप और अदर कैंडिडेट जो भी आरक्षण चाहते हैं उनको निवास लगाना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में देखिए टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो ठीक है, NCC का भी प्रमाण पत्र, CCC सर्टिफिकेट, और पोस्ट वाइज जो भी आपको बताया गया है CITS सर्टिफिकेट, जो भी आपका, देखिए हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया गया है। आप लोग अच्छे से पोस्ट वाइज अपने डिटेल को देख लें। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें, देख लें, अपना मिलान कर लें कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या अधिमानी अर्हताएँ हैं, इनको अच्छे से देख लें, तभी उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। यदि आपका गैप है तो हो सके पॉसिबल हो तो गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट लगवा दें, यदि पॉसिबल नहीं हो तो आप वेरिफिकेशन समय भी लगा सकते हैं। और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के एक सेट को सेल्फ अटेस्ट करना है। अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो चारों प्रपत्र और एक सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ अटैच करके आपको A4 साइज के लिफाफे में रख के, और जैसा कि आपको प्रिंट स्लिप आपको मिलेगी, आप अपने जब भी आप डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करेंगे, प्रपत्र डाउनलोड करेंगे, तो उसके साथ साथ इस तरीके का एक प्रिंट स्लिप आपको मिलेगा, एड्रेस स्लिप। इसको ही आपको प्रिंट करा के अपने A4 साइज़ के लिफाफे के ऊपर इसको चिपकाना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आपको इस पर लिख के और आप पोस्ट कर देना है। कोशिश करें कि अगर डाक से करेंगे तो आपका ट्रेसिंग नंबर रहेगा, आप इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और सभी कैंडिडेट कोशिश करें कि 20 तारीख तक किसी भी कंडीशन में आप लोग अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ अपने जो भी डोजियर है, ये सभी प्रमाण पत्र हैं, इन सभी को लिफाफे में करके पोस्ट अवश्य कर दें, क्योंकि छुट्टियां हैं, कुछ भी हो सकता है, डिले हो सकता है। आपके किसी भी प्रकार का डिले होने पर आयोग आपकी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। उनका क्लियरली आदेश है कि अगर 25 तारीख के बाद अगर ये आपका कोई भी पोस्ट आता है तो उस पर कोई भी उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी लोग सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रपत्र भरे हुए, सभी डॉक्यूमेंट अटैच्ड होने चाहिए फोटोकॉपी वाले, और उनको अटैच करके फ़ोटो सिग्नेचर करके आप अच्छे से उनको
एक A4 साइज लिफाफे में रख के उस पर ये प्रिंट स्लिप आप लगा के और उसको पोस्ट कर दें। इस तरीके का स्लिप लगा के, प्रिंट एड्रेस स्लिप है, इसको प्रिंट करा के आप हर जितने भी पोस्ट वाइज है आपका, अगर आपने 2 पोस्ट क्लिक किया तो आपको 2 डोजियर सेंड करना होगा, मतलब 2 सेट सेंड करना होगा, अलग अलग करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, हर पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट वाइज उनका एड्रेस स्लिप है। हर एड्रेस मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस स्लिप डाउनलोड करेंगे, उस पर चिपकाएंगे। सबका अलग अलग है, आप क्लियरली अलग अलग सेपरेटली अपने पोस्ट को करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने पोस्ट को करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। आपके सभी मैंने कोशिश किया, आपकी जितनी भी क्यूरी थी, जितने भी आपके सवाल थे, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उनका जल्द से जल्द जवाब देने की आपकी कोशिश करूँगा। लेकिन आप सभी लोग सुनिश्चित कर लें कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रपत्रों को क्लियरली फिल करके आप उनको जल्द से जल्द आयोग तक पहुँचाएँ, भेज दें। आयोग का पता देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 226010 के पते पर भेजना है। 5/10 से, देखिए अंतिम तिथि 25/10 तक, शाम 5 बजे तक हो जाना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से करिए, स्पीड पोस्ट से करिए या रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, उससे आपको बस आयोग को पहुंचाना है। आयोग के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी प्रपत्र, शैक्षिक अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बात का क्लियरली ध्यान रखें आप लोग को अगर इसके नोटिफिकेशन की आवश्यकता हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ लें। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद।